नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ विभा। आपनो उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देहरादून नगर निगम में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नवनिर्मित जून गमर हॉल का विधिवत फीता काटकर लोकार्पण किया, जिसमें कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई और नए हॉल में उत्तराखंड की समृद्धि सांस्कृतिक धरोहर को आकर्षक के रूप में प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, राम सिंह कैड़ा, खजान दास, मेयर सौरभ थपलियाल, विधायक उमेश शर्मा काऊ, सविता कपूर, सहदेव सिंह पुंडीर सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। उपस्थित लोगों ने इस हॉल को शहर की सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कार्यक्रम का आनंद लिया। देहरादून नगर निगम को एक नई और भव्य सौगात मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नगर निगम परिसर में नवनिर्मित जून गमर हॉल का विधिवत फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर लोकार्पण किया। इस हॉल की सबसे बड़ी विशेषता यहां दर्शाई गई उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और कलाकृतियां हैं, जो हर किसी को आकर्षित कर रही हैं। लोकार्पण समारोह में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल सहित कई विधायक और मेयर सौरभ थपलिया भी मौजूद रहे। जनप्रतिनिधियों का मानना है कि यह हॉल भविष्य में शहर की सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। लोकार्पण जो है किया है, एक संदेश देने की कोशिश की है। इससे क्या मैसेज? नगर निगम का जो हॉल है, ये हमारी विरासत का बहुत बड़ा प्रतीक है। विरासत का भी और भविष्य का भी, विकास का भी और आधुनिकता का भी एक मिश्रण इस हॉल में है। और नगर निगम देहरादून बहुत तेज गति से विभिन्न स्थापना सुविधाओं को बढ़ा रहा है, पार्कों का निर्माण कर रहा है, अनेक नए नए काम कर रहा है। स्ट्रीट लाइटें लग रही, इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। स्वच्छ और हरित दूध बनाने के लिए यहाँ पर सीवरेज के क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है, स्ट्रीट लाइटों का अच्छा काम हो रहा है। बहुत सारे काम इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी यहाँ पर बनाए गए हैं। और स्वच्छता के मामले में भी देहरादून शहर ने अच्छा काम किया है। आने वाले समय में बहुत अच्छा काम करेगा। हमारा संकल्प है कि देहरादून स्वच्छ बने और क्लीन और ग्रीन दोनों ही कॉन्सेप्ट को पूरा करते हुए आगे बढ़े। इसको ध्यान में रखते हुए 1400 करोड़ से भी अधिक की परियोजनाओं पर देहरादून में काम हो रहा है। ये सभी परियोजनाएं आने वाले समय देहरादून शहर के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। किताबों के शौकीनों के लिए उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आगामी 4 से 12 अप्रैल तक परेड ग्राउंड में दून पुस्तक महोत्सव का शानदार आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा आयोजित यह 9 दिवसीय मेला साहित्य और सांस्कृतिक का अनूठा संगम होगा। इस महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। मेले की खास बात यह है कि यहाँ गढ़वाली और कुमाऊनी सहित विभिन्न भाषाओं की लाखों पुस्तकें उपलब्ध होंगी। देश भर के लेखकों और कलाकारों से जुड़ने का यह बेहतरीन मौका है और खासकर बात यह है कि इसमें प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क रखा गया है। तो अपनी पसंदीदा किताबों के लिए परेड ग्राउंड पहुंचना ना भूलें। देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आने वाले 4 से लेकर 9 अप्रैल तक परेड ग्राउंड में दून बुक फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय और उत्तराखंड सरकार के सहयोग से यहाँ आयोजित किया जाएगा। इस इवेंट के दौरान आने वाले 9 दिनों में आपको साहित्य, कला और संस्कृति की अलग अलग कार्यक्रम देखने को मिलेंगे, जिसमें चिल्ड्रन फेस्टिवल है जो हर रोज आयोजित किया जाएगा। साथ ही साथ एक लिटरेचर फेस्टिवल है जिसमें आपको साहित्यकारों से मिलने का मौका मिलेगा। और हर रोज एक कल्चरल इवनिंग को हमने प्लान किया है जिसमें आपको कल्चरल फेस्टिवल भी यहाँ देखने को मिलेगा। जो देश के माने हुए लेखक, साहित्यकार और परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, वो सब एक साथ आने वाले 9 दिनों में आप यहाँ मिलेंगे। टिकट की एंट्री बिल्कुल फ्री रखी गई है, कोई टिकट नहीं रखा गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें हिस्सा ले सके। मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि इस महाआयोजन में, ज्ञान के इस महाकुंभ में पुस्तक उत्तराखंड पुलिस के नाम आज एक उपलब्धि दर्ज हुई है। प्रदेश पुलिस को उसकी उत्कृष्ट सेवा और समर्पण के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर से सम्मानित किया गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे राज्य के इतिहास का सबसे गौरव क्षण बताते हुए पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ और समस्त बल को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सम्मान आपदा प्रबंधन, 4 धाम यात्रा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में जवानों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। केदारनाथ आपदा से लेकर महाकुंभ तक उत्तराखंड पुलिस ने हर कठिन चुनौती का डटकर सामना किया है। अब उत्तराखंड पुलिस देश के उन चुनिंदा पुलिस बलों में शामिल हो गई है जिन्हें यह सम्मान प्राप्त है। यह उपलब्धि भविष्य में राज्य के स्मार्ट पुलिसिंग का नया मॉडल स्थापित करने के लिए बल को प्रेरित करेगी। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट है। श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए डॉक्टरों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दून अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर RS बिष्ट ने बताया कि इस बार स्थानीय स्तर पर ही मजबूत मेडिकल टीम तैयार की जा रही है। डॉक्टरों को हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, ट्रामा मैनेजमेंट और कार्डियक अरेस्ट जैसी गंभीर परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 15-15 दिनों के ड्यूटी रोस्टर के तहत हर बैच को यात्रा से पहले ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि आपातकाल स्थिति में तुरंत इलाज उपलब्ध कराया जा सके। देखिए, 4 धाम में के पड़ाव में 2 मेडिकल कॉलेज हमारे कवर होते हैं। एक दून मेडिकल कॉलेज है और एक श्रीनगर मेडिकल कॉलेज। 4 धाम की स्पेसिफिक पोस्टिंग के बारे में बताना चाहूँगा कि मेनली तो हेल्थ डिपार्टमेंट से होते हैं, पर वो हमसे कुछ स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है उनकी। तो हमने इस बार करीब 50 स्पेशलिस्ट हर शिफ्ट में उनके यहाँ लगाए हैं। हर 15-15 दिन की ड्यूटी लगाई है, जो कि चारों के चारों धामों को कवर करेंगे। इसके अलावा जो भी 4 धाम में हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स पोस्ट होते हैं, उनकी एक प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग की जाती है। वो हमारे द्वारा दून मेडिकल कॉलेज में और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में किया जाता है। जो हमारे पुराने अनुभव हैं, जिसमें कि जिस तरह की वहाँ पे दिक्कतें मरीजों को, जो मरीज वहाँ पे होते हैं उनको आती है, जैसे कार्डियक इश्यूज आ जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत है, ट्रॉमा है, तो उनका हमने एक मॉड्यूल बना के श्रीनगर और दून मेडिकल कॉलेज में इन लोगों की ट्रेनिंग, जो भी हमारे डॉक्टर्स हैं उनकी ट्रेनिंग आज से स्टार्ट हो गई है। 30 डॉक्टर्स के 2 बैचेस में ट्रेनिंग हो रही है। 2-2 दिन की ये ट्रेनिंग है और ये ट्रेनिंग हमारी जब तक यात्रा है तब तक ये दून मेडिकल कॉलेज और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में हमारे यहाँ के डॉक्टर्स के द्वारा दी जाएगी। उत्तराखंड में एंटी रेबीज वैक्सीन की किल्लत ने मरीजों को परेशान कर दिया है। कच्चे माल की कमी के चलते कई सरकारी अस्पताल में वैक्सीन की उपलब्धता प्रभावित हो रही है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से कमी की शिकायतें मिल रही है, जिससे अस्पतालों में दबाव बढ़ गया है। हालांकि दून मेडिकल कॉलेज प्रशासन का कहना है कि उसके पास पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध है और सभी मरीजों को प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाया जा रहा है। वैक्सीन की कमी के कारण दून मेडिकल कॉलेज में मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। रैबीज को लेके दून मेडिकल कॉलेज में कोई कमी नहीं है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में रैबीज की वैक्सीन है और जो भी मरीज आ रहे हैं उन सबको लगाई जा रही है। और आप लोग ने ये भी देखा होगा, रैबीज का काउंटर हमने ओपीडी में, रिसेप्शन पे, इमरजेंसी में सबसे बाहर ही कर दिया है, तो मरीज तुरंत आते ही वहीं लग जाता है। उसको कोई वेट करने की जरूरत नहीं और तुरंत उसको रैबीज की वैक्सीन दी जाती है। टोटल कितने पेशेंट आते हैं, डेली कितने आ रहे हैं रैबीज के? हमारे पास लगभग 40 से 60 मरीज पर डे का आ रहा है और आजकल थोड़ा बढ़ गया है क्योंकि थोड़ा शॉर्टेज चल रही है, तो क्योंकि सरकारी। देहरादून में लगातार सामने आ रही घटनाओं को लेकर कांग्रेस ने शासन प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने कहा कि हाल की घटनाएं प्रशासनिक ढिलाई की ओर इशारा करती है। उन्होंने देहरादून पांवटा साहिब हाईवे और सड़कों के किनारे खेतों में खड़ी गाड़ियों का जिक्र करते हुए कहा कि यह अवैध गतिविधियों और प्रॉपर्टी डीलिंग के बढ़ने के संकेत हैं। हरक सिंह रावत ने हरिद्वार में भू माफिया और खनन माफिया सक्रिय होने का भी आरोप लगाया है। देखिए, बार तो पहले भी थे, राजपुर में बार पहले भी थे, लेकिन ये कहीं ना कहीं पुलिस की जो सख्ताई नहीं है, ये एकाएक जो ये कुछ समय से ये 5-7-10 महीनों में मैं देख रहा हूं। अगर आप माफ करना, आप अगर इस जो ये पोंटा साहिब के लिए रोड बनी, एक्सप्रेस रोड बनी, आप इससे जाओ पोंटा साहिब तक, तो आपको हर खेतों में 5-7 गाड़ियां दिखाई देंगी, तो समझ में आ जाता है ये प्रॉपर्टी डीलिंग हो रही है।
अब ये अचानक ऐसा, आप कहीं जाओ, आप कहीं भी जाओ तो आपको 2-4 गाड़ियां जो है दिल्ली यूपी नंबर की और दिल्ली नंबर की, हरियाणा नंबर की 2-4 गाड़ियां आपको हर जगह दिखाई देंगी। आपको हरिद्वार में जाओ, ये अचानक, पहले भी प्रॉपर्टी डीलिंग होती थी, लेकिन मैं ये समझ में नहीं आ रहा कि अचानक, मतलब मैं परसों सहसपुर जा रहा था तो बाएं भी दाएं भी हर दूसरे तीसरे खेत में 2-4 गाड़ियां खड़ी दिख रही हैं, और कोई HR नंबर की थी, कोई यूपी नंबर की थी, कोई दिल्ली नंबर की थी, एक आध गाड़ी उनमें उत्तराखंड नंबर की भी थी। तो ये कहीं ना कहीं ये जो भूमाफियाओं का और खनन के पट्टे जिस तरह हुए हैं, ये कहीं ना कहीं मैं जो आज बता रहा हूं, ये कहीं ना कहीं उसका परिणाम है। ये जो हो रहा है, माहौल खराब हुआ है, कहीं ना कहीं इसके पीछे सारा उसका परिणाम है। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजानदास ने विधानसभा सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और विभागीय जन कल्याण कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं के प्रति जनता को जागरूक किया जाए और होर्डिंग और अन्य माध्यमों से प्रचार किया जाए। मंत्री ने छात्रवृत्ति वितरण और मुख्यमंत्री हुनर योजना के तहत कौशल विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की, ताकि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अधिक लोगों तक योजनाओं की जानकारी पहुंचे। अल्पसंख्यक विभाग की माइनॉरिटी की आज बैठक ली गई है और बैठक में सभी मेंबर्स और सभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे और हम कितना काम माइनॉरिटी के लिए कर रहे हैं उसकी पूरी जानकारी हासिल की और साथ साथ आगामी हम अच्छा क्या कर सकते हैं माइनॉरिटी के लिए, इस विषय के लेकर चर्चा की गई है और हमारे जो कार्य प्रगति पर हो है उन कार्यों की भी समीक्षा की गई और अधिकारियों से कहा गया है कि कार्य प्रगति के लिए समय समय पर आप काम भी देखें साथ साथ, और जो छात्रों को हम छात्रवृत्ति दे रहे हैं उसका कम से कम इतना प्रचार तो होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं माइनॉरिटी के लिए। तो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां अब अंतिम चरण में है। इसी बीच हेलीकॉप्टर सेवा का लाभ लेने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। याकाडा के CEO आशीष चौहान ने बताया कि केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं की ऑनलाइन बुकिंग आगामी 10 अप्रैल से शुरू की जा सकती है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यात्री केवल IRCTC द्वारा संचालित आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ही अपनी सीटें बुक करें। यूकाडा ने टिकटों के नाम पर होने वाली साइबर धोखाधड़ी को लेकर भी सख्त चेतावनी जारी की है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे किसी भी अनाधिकृत वेबसाइट या एजेंट के झांसे में न आए। विभाग ने फर्जी बुकिंग करने वाले तत्वों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम यात्रा का अनुभव मिल सके। उसके बारे में हम लोगों ने अपने उसमें भी जो विज्ञप्ति जारी हो रही है उसमें भी हम लोग उसे स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं, और IRCTC की वेबसाइट ही ऑथेंटिक वेबसाइट है जिसके माध्यम से उन्हें टिकट लेना है। और इसके अतिरिक्त यदि कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कहीं कुछ फेक तरीके से दिखाया जाता है तो हमारा जो कंट्रोल रूम होगा यूकाडा का, उसको बताया जाता है, तो हम प्रोएक्टिवली उसको डोईवाला के लच्छीवाला नेचर पार्क में शुरू हो गया है वाइल्ड समर फेस्टिवल 2026। इस साल फेस्टिवल की थीम प्रकृति के साथ जिए रखी गई है, जिसका उद्देश्य बच्चों और परिवारों को प्रकृति के करीब लाना है। वन क्षेत्राधिकारी मेघावी कीर्ति के अनुसार फेस्टिवल में एडवेंचर जोन, प्राकृतिक पंथ, सांग नदी किनारे गतिविधियां, इको क्राफ्ट और नौकायन जैसी कई आकर्षक गतिविधियां शामिल हैं। यह फेस्टिवल रोजाना सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा और प्राकृतिक प्रेमियों के लिए यादगार अनुभव पेश करेगा। जानते हैं लच्छीवाला में हमारा मिड
अप्रैल से लेके जून तक अच्छा सीजन रहता है, क्योंकि लोग बाहर से आते हैं और पर्यटक यहाँ पर आकर आनंद लेना चाहते हैं। तो इसी चीज को हम थोड़ा सा और हाईलाइट करते हुए हमने समर फेस्ट कार्निवल बनाया है, जिसके मद्देनजर हम टूरिस्ट को तो पार्टिसिपेशन लेंगे ही लेंगे, थोड़ा सा हम प्रकृति के साथ और जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे देहरादून में और भी हमारे एनजीओ और हमारे जितने भी स्कूल्स हैं यहाँ पर, उनके साथ मिलकर हम छोटे छोटे कार्यक्रम और कुछ कंपटीशन के माध्यम से बच्चों को भी जागरूक करेंगे, जिससे कि बहुत सारे लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग लच्छीवाला नेचर पार्क से जुड़े। हमारी कोशिश ये है कि 1 अप्रैल से हम पूरा मॉनसून सीजन तक इसको खींचे, 15 जून तक हमने सोचा है। और इसी बीच में हम हर सैटरडे संडे छोटे छोटे कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराएंगे। कुछ हमारी लोकल एनजीओ के साथ मिलकर बच्चों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारी जैसे नेचर्स वॉक हो गए, कुछ और कंपटीशन, बर्ड नेस्ट कैसे बनाए, कि प्रकृति के साथ जितना ज्यादा हम बच्चों को जोड़ सके। देहरादून के चर्चित राजपुर हत्याकांड में पुलिस को एक और सफलता मिली है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में 3 और अभियुक्तों को आदेश जारी किया है। गिरीश समीर चौधरी और मोहित अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले 2 गुटों के बीच सड़क पर हुए विवाद में फायरिंग के दौरान मॉर्निंग वॉक पर निकले एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर की गोली लगने से दुखद मौत हो गई थी। एसपी सिटी प्रमोद कुमार के मुताबिक इस मामले में अब तक कुल 7 गिरफ्तारियां हो चुकी है। पुलिस का कहना है कि वारदात में शामिल अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दी जा रही है और जल्द ही सभी सलाखों के पीछे होंगे। दिनांक 30 मार्च को थाना राजपुर क्षेत्र में फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें फायरिंग के दौरान रिटायर्ड ब्रिगेडियर श्री जोशी जी की मृत्यु हो गई थी। उसके संबंध में पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एफआईआर कायम की गई थी मर्डर की धाराओं में, और त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर और उनके पास से 2 नाजायज असले बरामद कर उनको न्यायिक अपेक्षा में भेज दिया गया था। आज पुलिस के द्वारा इसमें जो टीमें लगी हुई थी अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के हेतु, उनके द्वारा सफलता प्राप्त की गई है और इस अभियोग में वांछित 3 और अभियुक्तगणों को पुलिस के द्वारा आज गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके नाम आदेश गिरी, एक समीर चौधरी और एक मोहित अरोड़ा। इन तीनों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इनको माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। बाकी जो शेष अभियुक्तगण हैं उनके लिए हमारी कम से कम 6 या 7 टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं उनकी गिरफ्तारी के, और जल्द ही उनको गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे। वनों को आग से बचाने के लिए वन विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है। डांडा रेंज में इस वर्ष जंगलों में आग की घटनाओं को रोकने के लिए विशेष तैयारियां की गई है। रेंजर रूप नारायण गौतम ने बताया कि विभाग ने फायर लाइन बनाने, कर्मचारियों की ड्यूटी तय करने और निगरानी बढ़ाने जैसे कदम उठाए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि मधुमक्खी के छत्तों को नुकसान पहुंचाने के लिए आग का इस्तेमाल गंभीर घटनाओं को जन्म दे सकता है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि किसी भी आग की सूचना तुरंत दें। आपने सही प्रश्न किया है। 15 फरवरी से हमारा फायर सीजन शुरू हो गया है और वनों को आग से कैसे बचाया जाए इस संबंध में व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। आप देख रहे होंगे पूरे जो वन मार्ग हैं, वन मोटर मार्ग हैं, इनको चारों तरफ फायर लाइनें काटी गई हैं और पर डे ड्रिल हो रही है। जो पत्तियां गिर रही हैं उसको जलाया जा रहा है। अंदर के जो जंगल हैं जहाँ पर नए प्लांटेशन हुए हैं उसके चारों तरफ फायर लाइन काटी गई है, उसको फायर लाइन को सफाई करके उसको जलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, इस बार आग को आपदा घोषित कर दिया सरकार ने। तो आपदा में हमारे और भी डिपार्टमेंट है जो हमारा सहयोग करेंगे, जो PWD है, सिंचाई है, इरिगेशन है और ये पुलिस है, SDRF है, ये सब मिलकर इस आग को कंट्रोल करने में हमारे साथ होंगे। तो उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन हरिद्वार पहुंचे और उन्होंने कुंभ 2027 की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। मुख्य सचिव ने स्पष्ट कहा कि समय कम है, इसलिए प्राथमिकता तय कर तेजी से काम करना जरूरी है। उन्होंने घाटों और 4 धाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को तय समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। का भी है, क्या-क्या पूरा प्लान रहने वाला है? देखिए, जैसा आप सबों को मालूम है कि 2027 में कुंभ होने वाला है, तो उन्हीं के जो काम स्वीकृत हैं या प्रस्तावित हैं उनका स्थलीय निरीक्षण संबंधित अधिकारियों के साथ आज किए जाने का
प्लान है। जिस तरह का निरीक्षण देखा है आपने, इससे काम चले क्या है? अभी तो स्टार्ट किया है, लेकिन जो निरीक्षण के दौरान जो भी कोई सुधार या कोई इंटरवेंशन या कोई उसको बेटर करने की आवश्यकता है, तो अधिकारी चूंकि स्थल पे जाते हैं तो वो एक अलग परसेप्शन मिलता है, अलग जानकारी होती है, उसके अनुसार फिर कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया जाता है। तो वही आज मेन मकसद यही है कि कार्य जो भी हो रहे हैं कुंभ के, वो अच्छे तरीके से और गुणवत्तापूर्ण और समय से हो। सर, क्योंकि समय बहुत कम है, ऐसे में क्या प्रायोरिटी बेसिस रहेगा या तो नहीं, वो कार्यों की प्राथमिकता तो पहले से हम लोगों ने तय की है और उसी के हिसाब से कार्य करने की इच्छा भी है। एक समय सीमा भी तय की गई है, क्या लगता है कि समय से सारे काम पूरे हो पाएंगे? कोशिश तो यही है और हम आशान्वित हैं कि हम समय के पूर्व सारे काम हमारे। ऋषिकेश में जाम की समस्या से जूझ रहे स्थानीय लोगों और तीर्थयात्रियों के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है। केंद्र ने ऋषिकेश के लिए 4 लेन बाईपास मार्ग के निर्माण हेतु 1105 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय और तकनीकी स्वीकृति दे दी है। करीब 12.67 किलोमीटर लंबा यह बाईपास 3 पानी फ्लाईओवर से खारा स्रोत पुल तक बनेगा, जो भट्टोवाल और ढालवाला क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को ईपीसी मोड पर तैयार किया जाएगा, जिसे पूरा करने के लिए 3 साल का समय तय किया गया है। इस बाईपास के बनने से न केवल ऋषिकेश शहर में यातायात का दबाव कम होगा, बल्कि 4 धाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं का सफर भी बेहद सुगम हो जाएगा। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद स्थानीय लोगों ने खुशी जताते हुए विधायक प्रेमचंद्र अग्रवाल का भव्य स्वागत किया है। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और आप देखते हैं जिस जगह मैं खड़ा हूँ, 4 धाम यात्रा जब चलती है, विशेषकर वीकेंड जब होता है, बहुत जाम इस जगह पे लगता रहा है। इससे आम आदमी को, खासकर स्थानीय लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता रहा था और लगातार हमारी सरकार के द्वारा, मेरे द्वारा केंद्र में लगातार हम लोग अप्रोच करते रहे। मुझे याद है एक बार जब नितिन गडकरी साहब हमारे हरिद्वार एक कार्यक्रम में आए थे, तब भी मैंने उनको सार्वजनिक मंच से कहा था, उसका भी एक वीडियो वायरल हुआ था उस समय भी, तब भी मैंने आग्रह किया था। तो उन्होंने कहा था हाँ, प्रेम जी की जो बात है उसको मैं बहुत जल्द पूरा करूँगा। और उसके बाद फिर मैं दिल्ली जाकर उनसे मिला, गांधी साहब से लगातार संपर्क से नाते होता रहा। लेकिन आज मैं माननीय मोदी जी का और अपने नितिन गडकरी जी का, केंद्र सरकार का और साथ में अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, जिन्होंने नेपाली फार्म से लेके 1800 तक जो पहला चरण है इसका, उसमें 1105 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है। ये बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ी समस्या का निदान हुआ है। हालांकि फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए ANB के साथ।